ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्दनाक हादसा। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एमआई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी। हादसे के बाद सेना का रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि इसमें 14 अधिकारी जो शामिल थे और उनके 11 के शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह इस पर पूरे मामले को लेकर बयान देने वाले थे। विमान हादसे पर आपको बता दें कि कल जो बयान है अब वो जारी करेंगे। जो आज कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान जारी करेंगे, वो अब जो बयान है वो कल जारी करेंगे, ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल बयान जारी करेगी सरकार अपना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बयान देंगे वो कल उनका स्टेटमेंट आएगा, आज नहीं आ रहा। 14 लोग इसमें सवार थे। कहा जा रहा है कि 11 लोगों के जो अधिकारी इसमें थे उनके शव बरामद किए गए हैं। काफी जल चुके हैं। 85% जो शव हैं वो जल चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इस पूरे हादसे में अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उस हिसाब से अभी तक 11 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कभी गंभीर हालत में सीडीएस विपिन रावत, जिन्हें वहां के नजदीकी सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही तस्वीरें मिल पा रही हैं। स्वराज एक्सप्रेस आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि अधिकारियों की जो उसमें सवार थे उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं। जो वहां की स्थानीय पुलिस है, जो सेना है, मुस्तैद है, डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त की अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो यही है। रक्षा मंत्री अपना बयान कल जारी करेंगे, आज उनका बयान नहीं आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना बयान जारी कल करेंगे। इस विमान में 14 लोग सवार थे। लगातार स्वराज एक्सप्रेस इस पर आपको अपडेट दे रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर कल बयान जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। और आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर MI-17V5 इसका पूरा नाम था, जिसमें अक्सर इस पूरे विमान को मालवाहक के रूप में, युद्ध के रूप में और वीआईपी मूवमेंट के रूप में यानी कि इसका इस्तेमाल होता रहा है। और इसी साल एक और विमान क्रैश हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, वो भी MI-17 ही था। ऐसा नहीं है कि इस विमान में कोई खराबी के कारण ये विमान लगातार क्रैश हो रहा हो। ये सबसे आधुनिक और फीचर्स लेस हेलीकॉप्टर चॉपर माना जाता है और इसे सेना की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है इस हेलीकॉप्टर को। इसके बिना भारतीय वायुसेना अधूरी है। लेकिन ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है कि आखिर कमी कहां रही, मौसम में रही, टेक्निकल कोई चॉपर में कोई प्रॉब्लम आई या फिर जो पायलट थे उनकी किसी गलती की वजह से हादसा हुआ, ये जांच का विषय है हालांकि। लेकिन ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी और दुखद खबर है, जिसमें हमारे सेना के अफसर भी शामिल थे, भारत के सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे और उनकी पत्नी भी इसमें सवार थी इस हेलीकॉप्टर में, जो कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में यानी कि 10 किलोमीटर ही महज दूरी पर था, तभी ये क्रैश हुआ। और अक्सर जब भी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, विमान कोई क्रैश होता है, तो जाहिर सी बात है उसका फ्यूल इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है कि तुरंत आग लग जाती है और बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं जो उसमें लोग सवार थे। लेकिन अगर इसमें जो हादसा हुआ सीडीएस के साथ पहले भी हुआ था, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। एक दुखद घटना की अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले जनरल विपिन रावत, वो और उनकी वाइफ, साथ में उनका स्टाफ ऑफिसर
और हवाई जहाज में टोटल 14 लोग उनको मिला करके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कहीं साउथ में नीलगिरीज के इलाके में। एक दुखद घटना की अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले जनरल विपिन रावत, वो और उनकी वाइफ, साथ में उनका स्टाफ ऑफिसर और हवाई जहाज में टोटल 14 लोग उनको मिला करके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कहीं साउथ में नीलगिरीज के। और ये सीएम कैंडिडेट आपके कर्नल अजय कोठाल जिन्होंने ये कहा है कि बड़ा दुखद है कि अभी जो खबर मिली है, जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी और दुखद खबर है कि कभी सोचा नहीं गया था कि इस तरह से विपिन सीडीएस रावत के साथ इस तरह से, जिसमें उनकी पत्नी भी सवार थी, एक हादसा हो जाएगा। जिससे मैं जिक्र कर रहा था कि हादसा उनके साथ पहले नहीं है, इससे पहले भी नागालैंड में एक विमान था, एक हेलीकॉप्टर था, उस वक्त भी हादसा हुआ था, लेकिन उस हादसे में ये बच गए थे, सुरक्षित से बच गए थे। 2015 3 फरवरी 2015 को यह हादसा हुआ था नागालैंड में, जब चॉपर क्रैश हुआ था, लेकिन उस वक्त जनरल विपिन रावत सही सलामत सकुशल बच गए थे। और उम्मीद और प्रार्थना पूरे देश की यही है कि वो इस बार भी सकुशल हों और सुरक्षित हों और जल्द स्वस्थ होकर फिर से लौटें। आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में कुछ बचा नहीं है, बेसिकली पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। लास्ट की टिल उसमें दिखाई दे रही है, पूरा हेलीकॉप्टर तहस नहस हो चुका। आप तस्वीर में ये देख सकते हैं, मेटल का ये हेलीकॉप्टर, ये हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो लोग सवार थे, वाकई बड़ा विभत्स ये नजारा है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये बहुत बड़ा हादसा है पूरे देश के लिए, बड़ा चिंतनीय विषय है। लगातार हमारी इस पर नजर रहेगी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चलता हूं यहाँ से। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं को तेजी से सुधारने में जुटी राज्य सरकारों की कवायद को क्या जूडा की देशव्यापी हड़ताल नहीं कर रही है कमजोर? ओमिक्रॉन नाम के नए खतरे के बीच जूनियर डॉक्टर्स का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना कितना है जायज और क्या सरकार इस मामले में जल्द लेगी कोई बड़ा फैसला? जनता मांगे जवाब में आज हड़ताल जरूरी या मजबूरी, शाम 7 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यष्टि मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर।
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 180027003220। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। देखिए बाद आपका स्वागत है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें CDS विपिन रावत सवार थे, उनकी पत्नी सवार थी और साथ ही साथ इसमें 12 ऑफिसर्स भी सवार थे। कहा जा रहा है यह हादसा हुआ है जिसमें घायल हो गए हैं। CDS विपिन रावत ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। विमान हादसे में संसद में बयान देगी सरकार, ये कहा गया है। जो अपडेट आ रही है, कल बयान जारी करेगी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बयान देंगे। विमान में 14 लोग सवार थे। लगातार ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें भी जो आई हैं सामने, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर जो जगह पर है, वहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कहा जा रहा है कि जो जवान शहीद हुए उनके शव हैं वो 85% तक जल चुके हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब ये मेटल की ये हालत है, जाहिर है कि जो उसमें सवार थे जो जवान हमारे, उनके बचने की संभावना बहुत ना के बराबर होगी इस वक्त जब ये क्रैश हुआ होगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर जब क्रैश होता है तो फ्यूल उसका इतना ज़्यादा सेंसिटिव और ज्वलनशील होता है कि तुरंत ही विमान या हेलीकॉप्टर आग पकड़ लेता है। और इसी कारण से जो कहा जाता है कि विमान बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। हालांकि ये बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर कहा जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं और टेक्निकली अगर बात की जाए तो इसमें 2 इंजन होते हैं और हैवी ब्लेड रहते हैं। मटेरियल बहुत अच्छा रहता है, सोवियत संघ ने इसे बनाया था और ये अपनी जो क्षमता है वो कारगिल के युद्ध में भी एज अ रॉकेट लॉन्चर भी साबित कर चुका है, सामान वाहक भी है और हर मौसम में इसे उड़ाया जा सकता है, चाहे हाई एटीट्यूड हो, लो एटीट्यूड हो। ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है ये हेलीकॉप्टर। लेकिन इसी साल एक और विमान हादसा हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। उस वक्त ये MI हेलीकॉप्टर ही था जिसमें भी 14 लोग सवार थे। इस हादसे में जब जान की जान चली गई थी। लेकिन एक और, ये सिर्फ भारत एक अकेला देश नहीं है जो कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया यह हेलीकॉप्टर MI-17 V5 सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इस पूरी सीरीज को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 60 देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्योंकि इसीलिए चूंकि सबसे सुरक्षित है, सबसे ज्यादा खास है, किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है, हैवी लोड झेल सकता है, इसीलिए ज्यादातर जो हमारे राजनयिक हैं, नेता हैं, वो इसका उपयोग भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इसी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया करते हैं, लेकिन कई जो एयर चीफ मार्शल हैं, इस पूरी घटना को सुनने के बाद जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो उनका यही कहना है कि आश्चर्यजनक है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन है और बहुत ज्यादा इसमें फीचर्स हैं, और ये जाहिर सी बात है, चिंता का विषय है कि ये क्रैश कैसे हुआ, क्योंकि जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चलेगा कमी कहां रह गई थी, टेक्निकल फॉल्ट कहां पे आया था, क्योंकि हर एक हेलीकॉप्टर या फिर विमान यानी प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। उस ब्लैक बॉक्स में पूरी जानकारी और पूरी अपडेट, इनफैक्ट जो हेलीकॉप्टर को, विमान को उड़ा रहे हैं जो पायलट, उनकी कॉन्वर्सेशन भी उस वक्त की उसमें रिकॉर्ड होती है कि आखिर क्या उस वक्त हुआ था, क्या परेशानी पायलट को आ रही थी। ये जांच का विषय है, जो कि पूरी जांच जब वायुसेना करेगी इस पूरे मामले को लेकर, तब जाके समझ में आएगा, जिससे फिर इसे सुधारा जाएगा, आगे इस प्रकार की कोई हादसे ना हो। लेकिन हाँ, इस हादसे ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। सीडीएस विपिन रावत बहुत दबंग और बेबाक एक ऐसे अधिकारी थे जो कि भारत में बयान देते थे तो पाकिस्तान में खलबली मच जाती थी। उनके ऐसे कई बयान रहे, कई ऑपरेशन उन्होंने ऐसे उसमें भाग लिया जो कि सफल हुए। फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनकी पत्नी और मधुलिका रावत और विपिन रावत दोनों लोग मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही रेयर ये तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि दोनों साथ में हैं और यही वो दोनों दंपति हैं जो कि इस विमान में सवार थे। और भारत के जाने माने सीडीएस विपिन रावत, हर कोई बच्चा जानता है, वो बेबाकी से दुश्मनों को जो जवाब देते थे, उनमें खलबली पैदा करते थे सिर्फ अपने दहाड़ से ही, वो थे विपिन रावत। और उनकी पत्नी भी थी मौजूद उस हेलीकॉप्टर में। हालांकि पत्नी के बारे में कोई खास अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनकी हालत में सुधार है, नहीं है, या क्या है आखिर। लेकिन हाँ, जनरल विपिन रावत, जो सीडीएस विपिन रावत है, उनकी जरूर अपडेट आई है कि वो काफी ज्यादा घायल हैं और उन्हें सेना के नजदीकी एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और सकुशल वो हों, ऐसा चाहे वो उत्तराखंड के नेता कर्नल अजय कोठियाल हों, भारत के रक्षा मंत्री हों, या फिर पूरे भारत के सभी सेनाधिकारी या एक एक व्यक्ति, यही अब दुआ मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि जनरल विपिन रावत यानी कि सीडीएस विपिन रावत सकुशल हों, उनकी पत्नी भी सकुशल हों। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन निकल कर आ रहा है सामने, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे 11 जो जवान, उसमें ऑफिसर शहीद हो गए हैं इस पूरी दुर्घटना में, जिनमें से जो 11 हैं उनके 85% जो शरीर हैं वो जल चुके हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि आप के नेता और सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल ने क्या कुछ कहा इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर क्या बयान दिया, वो एक बार आपको सुना देते हैं। एक दुखद घटना की अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले जनरल विपिन रावत, वो और उनकी वाइफ, साथ में उनका स्टाफ ऑफिसर और हवाई जहाज में टोटल 14 लोग उनको मिला करके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कहीं साउथ में, नीलगिरीज के इलाके में। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर वही जगह है जहां सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, यानी कि इस पूरी जगह पर ज्यादा से ज्यादा जंगल और कॉफी की खेती होती है सबसे ज्यादा। ये कुन्नूर वो जगह है जहां पर इस तरह के जंगल देखे जाते हैं या फिर वहां पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पूरा जंगली इलाका है कुन्नूर। कहा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था वो 10 किलोमीटर ही दूरी पर बचा था अपने गंतव्य जहां लैंड होने वाला था, वहीं पर ये क्रैश हुआ है। और क्रैश होने के बाद जो प्रत्यक्षदर्शी, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ विमान से लोगों को कूदते हुए भी देखा था। हो सकता है कि सूझबूझ या कुछ समय रहते जो अंदर कमांडोज में जो मौजूद थे, जो सेना के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने वक्त रहते सीडीएस विपिन रावत को उस विमान से कूदा दिया हो या कूद जाने के लिए कहा हो, क्योंकि जब क्रैश विमान हुआ उसमें तो किसी के बचने की संभावना न के बराबर, क्योंकि जो जवान शहीद हुए उनके शव तक 85% जल गए, जो मेटल है पूरा वो जल गया, पूरा खाक हो गया वो विमान, जाहिर सी बात है। लेकिन हो सकता है समय रहते वो कूद गए हों, ज्यादा ऊंचाई ना हो, इस वजह से वो घायल भी हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वराज एक्सप्रेस पर स्वागत है।
जिस तरीके से पूरी घटना से सभी लोग काफी ज्यादा दुखद हैं और आपको भी ये घटना पता चली होगी। सर, जिस तरीके से सीडीएस विपिन रावत जी कहते हैं कि बयान यहां भारत में देते थे, खलबली पाकिस्तान में मच जाती थी। सर, जो जानकारी अभी तक है ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत और जो क्रू, इसके अलावा जो 14 लोग थे, सब सुरक्षित रहें, भगवान उनकी देखभाल करें। जहाँ तक सीडीएस जनरल विपिन रावत का सवाल है, वो दिल्ली से आज सुलूर एयरबेस में उतरे और वहां से हेलीकॉप्टर से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है भारतीय सेना का, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दुनिया के करीब 54 देशों के ऑफिसर्स वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो आज दोपहर को करीब 2:45 में उनका लेक्चर वहाँ शेड्यूल था और उस लेक्चर को देने के लिए वो वहाँ पे जा रहे थे। और कुनूर, जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वेलिंगटन से मुश्किल से वो 5 या 6-7 किलोमीटर की दूरी पे होगा जी। और ये बड़ा दुख की बात है। और सीडीएस जब जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में अपना लेक्चर देने, तो बहुत लोग उसको सुनते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर देश का सीडीएस जब अपने डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर से बात करता है तो वो उसका क्या संदेश है, सब जगह जाता है। ये बहुत दुख की बात है कि ये हादसा हुआ है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सीडीएस साहब सलामत रहें जी। लेकिन बहुत ही दुखद है, इससे ज्यादा इस समय मेरा और कुछ कहना अनुचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ ये आपकी भावना। पूरे देश में सभी सेना के अधिकारी इस चीज को लेकर, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे अधिकारियों से बात हुई, सब दुखी है, पूरा देश दुख है इसी पूरे। लेकिन सब प्रार्थना करें सकुशल हो वो। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाए थोड़ा सा सेना के टेक्निकली अगर मैं बात करना चाहूंगा कि जब भी सीडीएस जाते हैं तो उनके साथ कौन कौन से अधिकारी बेसिकली मौजूद रहते हैं जो कि उस विमान में भी थे, ये प्रोटोकॉल होता है? देखिए, एक तो जो वीवीआईपी श्रेणी होती है उसमें देश के सिर्फ 3 लोग आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी जी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है वीआईपी, और जो वीवीआईपी कैटेगरी है उनके एयरक्राफ्ट, चाहे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हों या रोटरी विंग जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है। लेकिन जो वीआईपी कैटेगरीज की हैं, जिस स्थान पे वो जाते हैं वहां पे चाहे वो जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो, उस कॉर्डन के, उस यूनिट के कुछ जहाज या हेलीकॉप्टर रिजर्व होते हैं जिनको अपग्रेड किया जाता है, जिसमें सभी सुरक्षा की चीजों को उसमें फिट किया जाता है और उनको अपग्रेड करके वीआईपी के ट्रांजिट के लिए, उनके आने आवागही के लिए इस तरीके के विमानों को लगाया जाता है। और जो जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर था, वो सुलूर में जो मी-17 की यूनिट है, उसमें से जो सिलेक्टेड हेलीकॉप्टर होगा जिसको अपग्रेड किया गया होगा, और उसी एयरक्राफ्ट में उसका प्रोटोकॉल होता है, उस जहाज में सीडीएस साथ जा रहे होंगे। और जब भी सीडीएस जाते हैं उनका स्टाफ उनके साथ जाता है, उनका पर्सनल सिक्योरिटी उनके साथ जाती है। और इसमें भी जो हेलीकॉप्टर थे और उसमें सीडीएस की पत्नी भी उनके साथ थी, क्योंकि वो भी एंटाइटल्ड हैं जाने के लिए। उनके साथ उनके जो मिलिट्री अटैचे थे, ब्रिगेडियर लीडर, वो उनके साथ थे। उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं गुरतेज सिंह, वो उनके साथ थे। और 4 जो हमारे नायक और लांस नायक है, वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें जो भी हमारे चीफ हैं या सीडीएस हैं या दूसरे वीआईपीज हैं, उनका स्टाफ उनके साथ हमेशा जाता है। प्रदीप सर, जिस तरीके से देखा जाए MI-17 एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, एक ऐसा चॉपर है जो कहा जाता है वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। और अभी हाल ही में देखिए, इसी साल अरुणाचल प्रदेश में भी एक चॉपर यही MI-17 क्रैश हो गया था। एक बार जब क्रैश हो जाने के बाद क्या, जब हम उस हेलीकॉप्टर को, उस चॉपर को इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीडीएस या सेना प्रमुख के लिए, तो ऐसे में एक बार सोचनी हो जाता है कि एक बार गौर करना चाहिए, या फिर एक बार किसी भी चॉपर को उड़ने से पहले 10 बार उसकी जांच करनी चाहिए, या इस सीरीज को एक बार मंथन करना चाहिए पूरी? देखिए, कोई भी हेलीकॉप्टर है, जैसे आपने अभी मी-17 V5 की बात करी,
ये दुनिया के जितने एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनमें से एक है। बिल्कुल सही कहा। और इसका जो लेटेस्ट बैच है इंडिया में 2018 में आया था। और इन एयरक्राफ्ट में जो वीआईपी और वीवीआईपी के लिए उड़ान के लिए तैयार किए जाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, चाहे टेक्निकल अपडेट हो, सिक्योरिटी अपडेट हो, इंफॉर्मेशन अपडेट हो, वो सब उसमें उस एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चाहे कितनी भी एडवांस्ड मशीन हो, बिल्कुल सही कहा, चाहे कितना भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हो या जहाज हो, फिक्स्ड विंग हेलीकॉप्टर हो, उसमें कब कौन सी तकनीकी खराबी अंदर आ सकती है, उसका हम हर चीज नहीं देख सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, उस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड क्रू चेक करता है, टेक्निकल क्रू चेक करता है, उसके बाद जो क्रू उसको उड़ा रहा है वो खुद चेक करता है, सब लोग साइन करते हैं, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर एयरबॉर्न होता है, या फिक्स्ड विंग जो रोटरी आपका जहाज है वो एयरबॉर्न होता है। ऐसे नहीं कि आपने आइए बैठिए और चलिए ना, उसका पूरा प्रोटोकॉल है, उसके प्रोसीजर्स हैं, बड़े स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है, उसके बाद जहाज एयरबॉर्न होता है। प्रदीप सर, एक सवाल और था कि जिस तरीके से जब ये आप बोल रहे हैं कि बहुत जो प्रोटोकॉल होते हैं फॉलो किए जाता है, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत होते हैं, बहुत एडवांस वर्जन का ये है, और जब वीआईपी मूवमेंट के लिए जब कोई विमान जाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड किए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से कोई भी विमान, जब ऐसा हादसा होता है, मैं आप टेक्निकली नहीं है आप, फिर मैं जानता हूं, फिर भी मैं पूछूंगा कि अगर क्रैश होता है तो उसकी वजह क्या क्या होती है और किसी के बचने की संभावनाएं कितनी होती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोई भी टेक्निकल मशीन है, उसमें कब खराबी कहां पर आ जाए इसका कहना मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन जैसा प्रोटोकॉल के तहत जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं वो सब लिए जाते हैं। और अगर किसी एक क्लास का हेलीकॉप्टर है या जहाज है, अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होती है, उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है कि यह दुर्घटना किन कारणों से हुई है। उन कारणों में अगर कोई जहाज में कमी पाई जाती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। ये नहीं कि एक बार दुर्घटना हो गई तो उसको हमने भूल गए ना। तो इस तरीके से किस कारण से दुर्घटना हुई है, क्या उसका वजह है, ये तो अभी कहना मुश्किल है। जब तक इसकी रिपोर्ट आएगी, अभी देखिए एयर चीफ भी उड़ के दिल्ली से अभी एयरबॉर्न है, वो वहां जा रहे हैं, वो अपनी नजर से देखेंगे, एयरफोर्स की नजर से देखेंगे कि क्या हो सकता है। जब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इंक्वायरी तो इंस्टीट्यूट हो गई है, जब उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके कारण हमें सामने आएंगे, तब पता लगेगा कि किस कारणों से ये हादसा हुआ है। लेकिन कितना भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हो, अभी आप देखिए जैसे हमारे स्पेस में शटल्स जाते हैं, रॉकेट जाते हैं, उनमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं, हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहना कि कोई भी ऐसा, तो हमारे पास पूरी दुनिया में ऐसा कोई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है कि जो हर तरीके की दुर्घटना से बच सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो टेक्नोलॉजी वो। जी बिल्कुल। प्रदीप सर, जितनी जानकारी अभी आ रही है सब लोगों के पास है, टेलीविजन चैनलों के पास है, क्या उतनी ही जानकारी या कुछ एडवांस जानकारी अभी इस वक्त आपके पास तक पहुंची हो? नहीं, कोई एडवांस जानकारी तो नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि रक्षा मंत्री शायद कल बयान देंगे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। उसका कारण है कि अभी ये पूरा देश जानना चाहता है, वो पूरे देश के सीडीएस थे, बिल्कुल सही, कि उनकी कैसी स्थिति है, क्या है। भगवान करें वो बिल्कुल कुशल हो, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अब देश जानना चाहता है कि हमारे सीडीएस की वो किस स्थिति में है, कि जानना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है प्रदीप सर कि कुछ प्रोटोकॉल या फिर कुछ बैठक करके, क्या कुछ सलाह मशवरा करके उसके बाद एक साझा बयान दिया जाए सरकार की तरफ से कि क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसमें इस बात से सहमत हूँ कि कुछ कारण हो सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जल्दी से जल्दी हमको जानना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे देश में या विदेशों में जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, जब कोई वीआईपी या वीवीआईपी का ऐसा हादसा होता है, तो सरकार जितने जल्दी से जल्दी होती है देश को बताती है। हाँ, एक ब्रीफ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है देश को जानने की, देश हर नागरिक जानना चाहता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने।
एक ब्रीफ तो करना चाहिए कि अब उनकी हालत कैसी है, या डॉक्टर्स का बुलेटिन जारी करना चाहिए कि हाँ उनकी हालत में सुधार है या गंभीर स्थिति में है, चल रहा है। मतलब एक बुलेटिन वो हर घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में एक बुलेटिन करें कि अभी स्थिति क्या है, कैसी है, ये देश तो जानना चाहता है ना। बिल्कुल। वैसे में 24 घंटे यानी कि कल बयान जारी होगा, जाहिर सी बात है लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे वो 24 घंटे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने प्रदीप सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, आपको बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी, जिन्होंने अपना वक्त दिया और एक बहुत ही जो प्रोसेस, प्रोटोकॉल और जो टेक्निकल चीजें होती हैं कोई भी विमान उड़ने से लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लेकर, और सीडीएस के साथ जो स्टाफ चलता है उसकी क्या भूमिका रहती है, वो जानकारी दी। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बीके सहगल जी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस से। सहगल साहब, सबसे पहले हम इस पूरे हादसे को, आपने भी पूरा देश जान गया है ये हादसा, और अभी हाल ही में कोई अपडेट नहीं आई है, और ये आई है कि रक्षा मंत्री कल अपना बयान है, सरकार इस पूरे मामले को लेकर कल अपना बयान जारी करेगी। लेकिन सर जिस तरीके से अगर मैं जानना चाहूं शुरुआत से लेकर कि सीडीएस के साथ जो प्रोटोकॉल होता है, जो लोगों के चलने का या फिर किसी जगह पर जाने का, हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी अभी जुड़े थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने भी पूरा प्रोटोकॉल बताया। तो ऐसे में जब सख्ती इतनी रखी जाती है, प्रोटोकॉल इतना अच्छा खासा होता है, सिक्योरिटी इतनी अच्छी खासी होती है, फिर भी हादसा ये इत्तेफाकन होता है या इसका वजह क्या रही होगी? देखो ये बिल्कुल इत्तेफाक है, क्योंकि जो वीआईपी फ्लाइट होती है, मैं पहले खुद हेलीकॉप्टर पायलट रह चुका हूँ, 10 से 11 साल तक मैंने ऐसे ही इलाकों में उड़ान भरी है जो खतरनाक इलाके हैं, माउंटेन से ऊंचे नीचे पहाड़ियाँ होती हैं, मौसम एकदम से खराब हो जाता है, जिसमें ना आपको पेड़ नजर आते हैं ना पहाड़ी नजर आती है। और जिस इलाके में हम ये हादसा हुआ, उस इलाके में मैं खुद फंसा था 1971 में जी। ऐसे में 3 कारण हो सकते हैं। पहली बात है कि जो वीआईपी फ्लाइट होती है, सबसे फाइनेस्ट हेलीकॉप्टर जो होता है उसको चुना जाता है। सबसे बढ़िया पायलट जिसकी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जो है वो कम से कम बी मास्टरिंग या ए मास्टरिंग या बी मास्टरिंग का मतलब है कि उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है बहुत ही उच्च दर्जे की है, और मास्टरिंग में उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी, बैड वेदर एंड लिमिटेड विजिबिलिटी कंडीशन बहुत ही उच्च दर्जे की है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल। मेरी खुद मास्टरिंग थी। दूसरा, पायलट को लिखित रूप में एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है फिट फॉर कैरिंग वीआईपी या वीवीआईपी। अगर उसको लिखित रूप में क्लियर नहीं किया हो तो वो वीआईपी को उड़ा नहीं कर सकता। यानी दूसरे लफ्जों में एक अच्छा हवाई जहाज चुना होगा और बहुत ही उस दर्जे के पायलट को डोमिनेट किया होगा। उसके बावजूद जो है 3 कारण की वजह से हादसा हुआ है। एक, कोई तकनीकी डिफिकल्टी, बट ये दो इंजन हेलीकॉप्टर, अगर एक इंजन खराब भी हो जाए फिर भी, लेकिन अगर टेल रोटर फेलियर हो जाए तो फिर हेलीकॉप्टर नहीं बचता। दूसरा, एकदम से खराब मौसम जिसमें ना तो आगे नजर आता है ना पीछे नजर आता है, ना साइड ना ऊंचा नीचे। हो सकता है यही हो, क्योंकि 33 मिनट में ये हवाई जहाज जो है हेलीकॉप्टर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर ही कवर किया। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पायलट जो है उसको साफ तौर पर नजर आ रहा कि कोई बाहर निकलने का संभावना नहीं नजर आ रही। वो पहाड़ों के अंदर कुछ ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे हेलीकॉप्टर को उतारा जाए ताकि वो हेलीकॉप्टर को बचा सके, अपने आप को बचा सके और पूरे जो 14 पैसेंजर्स हैं उनको बचा सके। लेकिन किस्मत उसके साथ में नहीं दिया, तो बैड वेदर। तीसरा है पायलट एरर। पायलट एरर को मेरे मुताबिक ऑलमोस्ट लास्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा जैसे कि सबसे उच्च दर्जे का पायलट चुना जाता है। जहाँ तक ये हेलीकॉप्टर है, ये बैटल प्रूवन हेलीकॉप्टर है, बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देश इसको उपयोग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है Mi-17 के कई वेरिएंट हैं। ये जो D-5 था ये लेटेस्ट वेरिएंट है। बिल्कुल सही कहा। पिछले 25 से 30 साल से ऐसे हेलीकॉप्टर को उड़ा रही है। यानी दूसरे लफ्जों में पायलट तो हमारे बड़े प्रोफेशनल है, बड़े कॉम्पिटेंट है, बड़े। और फिर इसके बावजूद जी सर, इसके बावजूद ऐसा इंसिडेंट हो जाए, आई सपोज आपकी सब किस्मत ठीक रही थी। बिल्कुल सहगल साहब, जिस तरीके से MI सीरीज, तो चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो कैसा भी मौसम हो, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे वो बाढ़ग्रस्त, या हर मामले में अपने आप को साबित कर चुका है। इसमें निसंदेह आपने बोला कि ये वाकई बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर है, और ये बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, 60 देशों से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सोवियत संघ का ये बनाया गया। लेकिन सर जिस तरीके से कोई भी विमान, जैसे आपने बताया है कि क्रैश होता है या फिर कुछ भी होता है, तो जैसे एक विमान का एक रूट होता है,
कि इस रूट पर ही कोई भी विमान उड़ेगा, जो कंट्रोल टावर होता है एक रूट निर्धारित करके उसी पर ही जाता है। जब भी हेलीकॉप्टर, ये चॉपर ये उड़ा होगा, इसका भी रूट एक निर्धारित किया गया होगा कि इसी रूट पर ये जाएगा और वहां पहुंचेगा। तो क्या ये अपने रूट से भटका था, जिससे ये अंदाजा लगाया जाए? जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि पायलट चाहता था कि कहीं भी इसको लैंड कराया जाए, यानी कि कोई टेक्निकली फॉल्ट था और वो जगह ढूंढ रहा था इधर उधर कि कैसे भी करके कुछ जगह मिले और इसे लैंड कराया जा सके। नहीं, वो ये अल्टरनेटिव जगह ढूंढ रहा था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या दूसरा जो है मौसम की खराबी की वजह से। मौसम इतना खराब हो गया था कि जैसे कि मैंने कहा, आपको पहाड़ियां में नजर नहीं आती, पेड़ भी नजर नहीं आते। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए बड़ा जल्द लाजमी है कि हेलीकॉप्टर को नीचे कहीं उतारा जाए। लेकिन पहाड़ों में ऊंची नीची पहाड़ियां होती है, डीप रवीज होती है, जंगल है, आपको कोई जगह मिलती नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर एक ऐसी मशीन है जिसमें किसी प्रकार का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता। आप हेलीकॉप्टर से जेट नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर से कूद नहीं सकते उन पहाड़ियों में, उस वातावरण में। और दो प्रकार की ब्रीफिंग होती है उसके टेक ऑफ से पहले। एक जो है 3 बजे ब्रीफिंग, एक उसका स्क्वाड्रन कमांडर उसको ब्रीफ करता है, बिल्कुल, जिसमें पूरा रूट के बारे में, पूरे मिशन के बारे में। दूसरा जाती है वेदर की, कि जो मौसम है, जिस जगह से उसने शेड्यूल से टेक ऑफ किया वहाँ मौसम क्या है, जहाँ वेलिंगटन लैंड करना है वहाँ का मौसम क्या है, रूट का मौसम क्या होगा। रूट जो है वो पायलट तय करता है और रूट क्लियरेंस लेता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस रूट के लिए क्लियरेंस देता है। लेकिन जब मौसम खराब हो जाता है तो आपको उस रूट को छोड़ना पड़ता है। आपको वो रूट लेने की कोशिश करते हो जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सको। और जब मैंने कहा कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो आपको इसकी पता ही नहीं लगता। सहगल साहब, जब भी पायलट रूट चेंज करता है या मौसम की कोई दिक्कत उसे आ रही है तो वो कंट्रोल टावर रेडियो पे पहले उस चीज से संपर्क करता है और अपनी ऊंचाई कितनी रखनी है वो जानकारी लेता है। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई रेडियो पे बात हुई थी कंट्रोल टावर से या सेना के किसी अधिकारी से रेडियो में, जो पायलट वहां मौजूद थे? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? देखो, ये पहली बात है हवाई जहाज एयरफोर्स का था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी जो मैन हो रहा था तो शायद एयरफोर्स ही कर रही थी, ना कि आर्मी। इसलिए आर्मी के किसी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं हुआ। हवाई जहाज का जो कम्युनिकेशन है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ही केबल होता है और 100% बातचीत हुई होगी। लेकिन जिस समय क्रैश हुआ है उससे थोड़ी समय पहले कहा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन था वो भी कट ऑफ हो गया था, जिसका कारण उससे कोई तकनीकी डिफिकल्टी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सहगल साहब, जिस तरीके से अगर चॉपर क्रैश होता है और कोई आग लगती है, हादसा होता है, तो क्या कूदकर जान बचाई जा सकती है या फिर कूद के ऐसी कुछ संभावना है? पहले केसेस आए हैं निकलकर सामने कि जिससे सुरक्षित कोई बच गया हो या निकल गया हो हादसा होने से पहले? देखो, कहा जाता है मरने वाले से बचाने वाला ज्यादा तकड़ा होता है। बिल्कुल, अगर किस्मत आपके साथ है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप हर हादसे में से निकल के आ जाते हो। ये अनेकों और ऐसे जिसके अंदर लोग। सहगल साहब, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस वक्त पुष्टि हो गई है 13 लोगों की मौत की पुष्टि। इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो ये चॉपर हादसा था MI-17 जिसमें CDS विपिन रावत मौजूद थे, 14 लोग इसमें सवार थे, लेकिन 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में 14 लोग सवार थे, जिसमें से कहा जा रहा है कि CDS घायल हैं, एक वो हो गए, 14 लोगों की पुष्टि हो गई है। तो जाहिर है 13 इसमें जो लोग सवार थे, जिनमें से उनकी पत्नी थी और बाकी 12 सेना के अधिकारी थे जो कि शहीद हो गए हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 13 लोगों के इस पूरे हादसे में मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हो गई है 13 लोग। अब सिर्फ 14 लोगों में से एक जो है वो CDS विपिन रावत है, जो कहा जा रहा है कि घायल है और हॉस्पिटल में सेना के भर्ती है और उनका इलाज किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। हमारे साथ लगातार रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सहगल साहब, जिस तरह से ये खबर भी आ गई, काफी दुखद है। इस खबर की किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इस खबर को सुनना पड़ेगा या फिर ये सामने आएगी। कहा जा रहा था कि सब सलामत रहें, सकुशल रहें और सब ठीक होकर आए, लेकिन इस वक्त 13 लोगों की तो खबर आ चुकी है कि वो इस हादसे में खत्म हो गए। देखो, अगर आपने क्रैश साइट देखा है तो उससे साफ तौर पर नजर आता है कि क्रैश काफी भयानक था। बिल्कुल सर, जैसे ही वो क्रैश हुआ है पूरे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आग लगी है, उसमें खूब फ्यूल था। उसके बाद में बचने के एक्सप्लोजन होते हैं, बचने की कोई संभावना बहुत ही कम होती है। मैंने जब तक भगवान का हाथ नहीं, आपको आशीर्वाद नहीं है, चांसेस सर्वाइवल लेस देन 0। बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन जिस तरीके और जो लोकल वहाँ पे आए उन्होंने उसको पानी डाला, तो जो फ्यूल फायर होती है, जो ऑयल फायर होती है या पेट्रोल फायर होता है, उसको पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
पानी से नहीं बुझती जाती। उसके लिए ये जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं स्पेशल टाइप की फोम का इस्तेमाल करते हैं उसको बुझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो वहाँ जंगल में या बिल्कुल सही कहा, वो पानी डाल के बुझा सकते होंगे जंगल में, उनके पास भी इस प्रकार के फायर इक्विपमेंट्स तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ। लेकिन सर जिस तरीके से कहा जा रहा है, आप ने कहा कि बहुत रेयर केसेस ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, सीडीएस साहब के साथ ये पहला हादसा नहीं था, उससे पहले भी नागालैंड में उनके साथ 2015 में यह हादसा हुआ था 3 फरवरी कि जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें वो सही सलामत बच गए थे। तो कहा ये भी जा रहा कि सर इस बार भी वो सकुशल ही रहें। देखो, अगर भगवान आपके साथ में हो, मेरा अपना पुलिस है एक करुण सदानी, हम फातुला के ऊपर उड़ रहे थे, तो फातुला के ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर का एकदम से टूट गया हवा में, और वो कम से कम कई 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे, और उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ नीचे बहुत तकरीबन 100 फुट की सॉफ्ट स्नो थी। सिर्फ स्नो के अंदर धस गए और उनको उठ खड़े हुए देख रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कह रहे अगर भगवान आपके साथ में तो कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। ऐसे अनेकों केस हो चुके हैं दुनिया भर में जहाँ लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक और अफसर था मेरे साथ में जो 9 बारी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था और 9 बारी सर्वाइव किया। उस समय एयर चीफ ने उनको सैक कर दिया, उस समय मरगोनकर एयर चीफ थे, जब वो आए उनको बताया गया कि इनकी 9 टाइम्स एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है और बच गए। तो उन्होंने कहा कैट की भी, बिल्ली की भी 9 लाइफ होती है, मैं 10वीं लाइफ देने के लिए आपको तैयार नहीं हूँ। और उन्होंने उसको हेलीकॉप्टर उनको पायलट से हटा दिया। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो आपने बताया मलबा देख के यही लग रहा है कि जब लोहा तक पिघल गया, कुछ बचा नहीं है हेलीकॉप्टर में सिवाय टेल के जो नजर आ रही है, बाकी पूरा हेलीकॉप्टर खत्म हो गया है। तो जो आप बोले हैं कि जाहिर सी बात है जो पायलट है वो धुंध के कारण या फिर पहाड़ियां उसे भी पता है, तो वो बहुत ऊंचाई पर इसे हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होगा कि कहीं टच ना हो जाए किसी चीज से, और ऐसे में ये बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। सहगल साहब ये पक्का नहीं पता, बिकॉज हेलीकॉप्टर में हम जब फ्लाई करते हैं वी हैव टू रिमेन विजुअली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। और कभी कभी क्योंकि पहाड़ियों के अंदर जब उड़ान करते हैं तो हेलीकॉप्टर जो है, हमारी कोशिश होती है कि हेलीकॉप्टर को कम से कम 2000 फुट ऊपर से ऊंची पहाड़ी से ऊंचा रखा जाए या 5 से 2000 फुट ऊंचा रखा जाए। लेकिन कई बार क्लाउड्स आ जाते हैं ऊपर और आपको फोर्स हो जाते हैं कि नीचे उतरने के लिए, क्योंकि आपको यू आर फ्लाइंग विजुअल कांटेक्ट विद द ग्राउंड, और आपको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। किसकी ऊंचाई से गिरा ये तो मैं नहीं कह सकता। इट कुड हैव ओनली 50 फीट, कुड हैव बीन 2000 फीट। जी, एक रफ्तार का भी कुछ फर्क रहता है क्या सर, कि जिस हिसाब से आपने बताया कि चलिए सहगल साहब हमारे साथ जुड़े थे जो जानकारी दे रहे थे, लेकिन किसी तकनीकी के खराबी के कारण उनका डिस्कनेक्ट हो गया, जो बात अधूरी रह गई। लेकिन हम आपको बता रहे जो उन्होंने जानकारी दी वो वाकई काफी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी, और MI सीरीज और रक्षा से जुड़े जो प्रिपरेशन की जाती है या जो हादसे की वजह क्या क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब कोई विमान हवा में होता है या फिर उड़ता है तब कौन कौन से चीजें और नियम फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से अधिकारी उनके साथ मौजूद रहते हैं, और एक पायलट को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए जब वो किसी VVIP का हेलीकॉप्टर उड़ाता है। और कहा जा रहा है, उन्होंने एक और जानकारी दी जो काफी अच्छी और काफी एक ऐसी जानकारी है जो कि शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस आपको बता, उन्होंने जो जानकारी दी कि जो ये हेलीकॉप्टर था वो काफी देर से भटक रहा था अपने रूट से, यानी कि इससे एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो तकनीकी खराबी थी वो पायलट को पहले से पता थी और पायलट इसको जल्द से जल्द कहीं पर लैंड कराना चाहता था इस वजह से, क्योंकि जब भी कोई हेलीकॉप्टर या विमान एक जगह से अपने गंतव्य तक जाता है तो एक रूट पहले से ही निर्धारित किया जाता है कि इस रूट से इधर से उधर नहीं जाता हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। उसका रीजन ये होता है कि उस रूट को इसलिए बनाया जाता है कि उस रूट पे ना तो कोई ऊंची पहाड़ी होगी ना कोई ऐसा जंगल होगा, क्योंकि वो रूट बिल्कुल सेफ रूट होता है कि हाँ आप इस रूट पर इतनी ऊंचाई पर आराम से हवाई यात्रा यानी कि अपने चॉपर हो या हेलीकॉप्टर हो या विमान हो उससे सफर कर सकते हैं, या फिर पायलट आराम से जा सकता है। धुंध हो तब भी वो उसी रास्ते पकड़ जाएगा तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए वो पहले से रास्ता ऐसे नहीं होता कि आप कहीं पर भी घुमा फिरा के कार की तरह लेके चलाइए, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता सही, उसी रूट पर जाते। लेकिन जो ये हेलीकॉप्टर था वो अपने रूट से थोड़ा इधर उधर भटका था। भटकने का मतलब यही होता है कि पायलट को पहले से कुछ जानकारी या अंदेशा हो गया था कि चॉपर में कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ रही है या आ चुकी है।
जिसकी वजह से वो इसे लैंड करा रहा था या फिर कंट्रोल इस हेलीकॉप्टर से खो चुका था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। बेसिकली हेलीकॉप्टर में दो पायलट मौजूद रहते हैं, एक को पायलट होता है, एक पायलट होता है। मैन पायलट हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ाता है, दूसरा को पायलट होता है, वो उसे हर चीज की जानकारी देता है, चाहे वो रेडियो में किसी से कंट्रोल टावर या एयर ट्रैफिक से बात करना हो, या फिर मैप देखना हो, या फिर कोई इक्विपमेंट को चालू या बंद करना हो। लेकिन जो मैन पायलट होता है उसका फोकस सिर्फ उस चॉपर को या विमान को उड़ाने का ही होता है। दो, एक पायलट और को पायलट हमेशा मौजूद रहते हैं। ये जो विमान था, ये जो चॉपर था, बेसिकली दो पायलट वाला था, डबल इंजन का था, और सेफ्टी फीचर्स इसमें अच्छे खासे थे। लेकिन जैसे कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि मौसम की खराबी एक वजह हो सकती है, टेक्निकल खराबी एक वजह हो सकती है, और साथ ही साथ कोई अचानक से आई कोई पहाड़ी, कोई चोटी, कोई पेड़, जिसकी वजह से ये जो विमान है वो क्रैश हुआ। लेकिन वो उनका कहना यह भी था कि ऐसे हादसों में बचना ना के बराबर होता है, क्योंकि अगर यह विमान क्रैश भी होता और क्रैश में कोई बच भी जाता है, ऊंचाई भी कम है, लेकिन इतनी जल्दी इनमें आग लगती है तो वहां पर भी उम्मीद खत्म हो जाती है कि कोई भी बचा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कूदे हैं कोई लोग, जो प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि शायद कोई कूदा था। अगर ये बात सत्य है तो हो सकता है कि वो, क्योंकि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 12 सेना के जवान थे, एक उनकी पत्नी थी, एक सीडीएस विपिन रावत, चूंकि अब कहा जा रहा है घायल हैं वो और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो हो सकता है कि वो कूदने वाले शख्स सीडीएस विपिन रावत हों, जो समय रहते या उनका अनुभव जो कहता होगा, या उस वक्त जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, कुछ क्षण ही होते हैं, कुछ सेकंड्स होते हैं हमारे पास कि आप कूद जाइए या आप कूद जाएं, तो शायद क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचाई नहीं हुई होगी तो वो कूद गए होंगे, तो इसलिए शायद वो घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और अब उन्हीं के बचने की और सकुशल होने की एक प्रार्थना पूरा देश कर रहा है। लेकिन आप जब ये मलबा देख रहे हैं तो इस मलबे को देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि ये विमान, इसमें कुछ बचा नहीं है, मटेरियल का भी कुछ नहीं बचा, इंजन भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक टेल है वो उसकी दिखाई दे रही है इस हेलीकॉप्टर की। पूरा का पूरा ध्वस्त क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुछ बचा नहीं है हेलीकॉप्टर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो सवार थे उनकी बचने की उम्मीद क्या होगी। और अब जो खबर आ रही है, अब देखिए शव कितने ज्यादा जल चुके हैं। अब सिर्फ डीएनए के माध्यम से उनकी जांच होगी कि ये कौन सा अधिकारी है और ये कौन सा अधिकारी नहीं है। ये सिर्फ उनके डीएनए टेस्ट, जो उनके शव हैं, उनके बाद ही, डीएनए टेस्ट के बाद ही होगा। आपको बताया कि शहडोल में 1985 में दिल्ली में हुई थी, और भाई यशवर्धन भोपाल से दिल्ली से रवाना हुए हैं। जो उनकी पत्नी थी विपिन रावत कांग्रेस के विधायक हैं, पत्नी मधुलिका रावत शहडोल की रहने वाली हैं, और जो कहा जा रहा है कि 1985 में दिल्ली में इनकी शादी हुई थी। भाई यशवर्धन भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जो उनकी पत्नी के थे भाई वो, और जो उनके ससुर हैं, यानी कि सीडीएस के जो ससुर है, वो 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। जो पत्नी उनकी मधुलिका है, उनकी जो खबर आई है दुखद है कि वो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई है। ये जो खबर आ रही है वाकई बहुत दुखद है। लेकिन अब सिर्फ एक शख्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो उनकी कैसी ये हालत है, या बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, वो हो सकता है कि उसके कुछ ही क्षणों में या फिर कल तक जारी किया जाए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सलमान खान शहडोल से। सलमान, जिस तरीके से देखा जाए, उनकी पत्नी शहडोल से रहने वाली थी, पिता 2 बार के विधायक रह चुके हैं, और उनके भाई रवाना हो गए हैं। किस प्रकार का वहां पर माहौल है? जाहिर है दुखद होगा, ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन किस प्रकार की चहलकदमी है या लोग क्या कह रहे हैं ये दुखद खबर जब उन्हें पता चली? जो उनके चाहने वाले, उनका आना जाना लोगों से, उनके घरों में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोठी है उनकी। उनके 2 भाई हैं, एक भाई जो है तो अभी किसी से बात नहीं कर रहा, जो दूसरे बड़े भाई हैं वो भोपाल से दिल्ली के लिए, यशवर्धन सिंह जो है भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जी, कहा जा रहा है उनके पिता 2 बार के विधायक रह चुके हैं। जी, मैं आपको बता दूं उनके पिताजी 2 बार के विधायक रह चुके हैं। अच्छी खासी उनकी यहाँ पे पैठ है, लोगों से अच्छे रिलेशन है उनके। और जब से यहाँ पे पता चला इस टाइप का जो खबरें आ रही हैं, तो लोगों का आना जाना मिलना जुलना लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर में कोई नहीं है, घर में सुना साना है, बस कुछ लोग हैं, लेकिन लोग आ रहे, मिल रहे, पूछ रहे।
और जो हमको जानकारी अंदर से मिल पा रही है, यही बताया जा रहा है कि सभी लोग यहाँ से बाहर हैं, तो जो बड़े भाई हैं वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीर है उनकी पत्नी का, ये घर है, मायका है, जिसके शेड्यूल की तस्वीर। हालांकि यहाँ कोई रहता नहीं है, हमारे सहयोगी के द्वारा ये बताया गया है। ये कहा जा सकता है कि CDS विपिन रावत का ससुराल है शहडोल में, जहाँ पर उनका परिवार रहा करता था। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। ये 2 भाई हैं, एक भाई यहीं रहते हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरे भाई हैं वो दिल्ली में रहते हैं, जो भोपाल रहते हैं, जो दिल्ली के लिए अब रवाना हो गए हैं। और जो उनके पिताजी थे, यानी कि CDS विपिन रावत के जो ससुर थे, वो 2 बार के कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमारी नजर है इस पूरी खबर पर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को, उनकी पत्नी के छोटे भाई यशवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवर्धन जी, बहुत दुखद खबर, पूरा देश दुखी है। आपको ये खबर कब तक पता चली या कब पता चली कि ये हादसा हो गया है? आपको बता दें कि शहडोल में रहती थी उनकी पत्नी, उनका मायका था ये, यानी कि CDS विपिन रावत का ससुराल था। जो तस्वीर हम आपको शहडोल की दिखा रहे हैं। और इस हादसे में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और 14 लोग जो सवार थे उसमें से 13 लोग जो हैं वो कहा जा रहा है कि इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, जिसमें से हमारे 12 जवान सेना के वो शहीद हो गए हैं और एक उनकी पत्नी थी जो कि कहा जा रहा है कि वो इस हादसे में नहीं बची। की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। शहडोल में 1985 में दिल्ली में उनकी शादी हुई थी और भाई यशवर्धन जो थे, हम उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रवाना हुए हैं भोपाल से दिल्ली के लिए। लेकिन चूंकि समय ऐसा है कि वो कॉल उनका नहीं लग पा रहा है, या ये कहे कि बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा गम होता है और ऐसे में किसी का कॉल अटेंड करना मुश्किल होता है, तो वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों की तस्वीरें हैं, जिसमें उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, मधुलिका रावत, और CDS विपिन रावत भी मौजूद हैं। यही वो तस्वीर है जो कि सभी को वाकई मार्मिक यहाँ पे कर देती, दुखी कर देती है कि जब ये इतना अच्छा कपल एक अच्छी भली यात्रा पर जा रहे थे, उनका वहाँ पर लेक्चर था जो एक सेना का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उड़ान भरी थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सकुशल था, उनकी पत्नी भी खुश थी और सभी अधिकारी जा रहे थे, लेकिन अचानक से ये हादसा हुआ। लेकिन वो ऐसा हादसा रहा कि आप सोच सकते हैं कि 14 में से 13 लोग इस हादसे में उनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, बच नहीं सके। सिर्फ एक CDS विपिन रावत की उम्मीद लगाई जा रही है कि वो सकुशल हों, वो ठीक हों, क्योंकि उन्होंने आज तक देश के लिए जो किया वो वाकई भुलाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने जो भी ऑपरेशन अंजाम दिए, चाहे वो किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसमें हमेशा से उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ उन्होंने हर एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। बहुत तेज तर्रार थे और जिस तरह हैं अभी भी, क्योंकि उनकी जो जानकारी है, कहा जा रहा है घायल हैं, तो एक उम्मीद है कि वो सही सलामत होंगे। एक दुआएं की जा सकती हैं कि वो सही सलामत और सकुशल हों और ठीक हो जाएं, क्योंकि देश को उनकी ज़रूरत है, सेना को उनकी ज़रूरत है। और अब ऐसे में जो खबर अभी हाल ही में जो निकल कर आ रही है, स्वराज एक्सप्रेस आपको तत्काल पहुंचा रहा अब तक, कि जो अभी लास्ट अपडेट 2 खबरें की आई है वो यही है कि पहला, सरकार जो अपना स्टेटमेंट है इस पूरे मामले को लेकर, रक्षा मंत्री हैं वो कल अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि अभी 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि इस हादसे में आई है, जिसमें से 12 सेना के अधिकारी हैं और
एक उनकी पत्नी है, यानी कि 13 हो गए, सीरियस अभी घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिपिन रावत का ससुराल है। ये जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। ससुर मगेंद्र सिंह 2 बार के विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। राजनीतिक परिवार से थी उनकी पत्नी मधुलिका, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। और सीडीएस बिपिन रावत उत्तराखंड के रहने वाले थे और वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। कोई अपडेट नहीं आई है उनकी हेल्थ बुलेटिन को लेकर, कुछ भी जारी अब तक नहीं किया गया है। और ये 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर में उनका ससुराल और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं वो हादसे वाली जगह जहां पर ये विमान क्रैश हुआ पड़ा हुआ है, उसका मलबा बिखरा हुआ है। और उनकी पत्नी मधुलिका के भाई क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट आया, आपको सुनाते हैं। टीवी में आ रहा है कि बहुत सीरियस हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और शेड्यूल से नाता ये था कि वो सोहागपुर, मतलब मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शेड्यूल सोहागपुर से। वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे, पर आते जाते थे। और चर्चा लगकर फोन में होती रही। हाँ, व्हाट्सएप पे और इस सब पे। मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत, हर त्योहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। और ये उनके भाई थे मधुलिका जी, जो कि इस हादसे में उनकी मौत हो गई। उनका कहना है कि वो अक्सर यहाँ आए नहीं थे, जाहिर सी बात इतने भारत के बड़े पद पर वो थे, ऐसे में जिम्मेदारी होती है और ऐसे में अपनों को वक्त नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में वो कई सालों से यहाँ नहीं आए थे। लेकिन हालचाल जरूर फोन पर पूछा जाता था तीज त्योहार पे कि वो कैसे हैं। उनकी पत्नी से जरूर बात होती रहती थी उनकी कि वो कैसी हैं, और जो त्योहार पे विश करना होता है वो इतना अभी भी था, लेकिन वो पहले आते थे, ऐसा उनका कहना था। और उनके भाई जुड़ गए हमारे साथ, यशवर्धन सिंह जी। यशवर्धन जी, स्वराज एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। बहुत कठिन वक्त है और ऐसे में जब आपको ये खबर कब टीवी के माध्यम से मिली या किसी अपने के द्वारा ही कॉल पर ये खबर आपको सुनने को मिली, जो कि बेहद दुखद है? यशवर्धन सिंह जी। हेलो जी, यशवर्धन सिंह जी, जिस तरह से यह खबर जो कि काफी बेहद दुखद है पूरे भारत के लिए, आपको क्या टेलीविजन के माध्यम से ही पता चली या सबसे पहले या किसी अपने का फोन आया जिसमें दुखद खबर आप तक पहुंची? जी, हमको किसी अपने का फोन आया था और उन्होंने हमको बताया। एक्चुअली हम अपनी बेटी के शूटिंग करवा रहे थे, भोपाल में शूटिंग रेंज में थे, तो वहाँ पे हमको खबर आई, तो फिर हमने देखा, मालूम किया, तो मालूम पड़ा ये दुखद हादसा हमको समझ में आया, दिखाई दिया। हम लोगों ने इसको टीवी में देखा भी और बड़ा दुखद था। और हमको अभी फोन आया है दिल्ली से, आर्मी हेडक्वार्टर से, और उन्होंने हमको बुलाया है और हमारी वाइफ को बुलाया है इमीडिएटली दिल्ली। ठीक है यशवर्धन जी, जिस तरीके से आपने बहुत करीबी उन्हें जाना, उनके साथ रहे, वक्त बिताया, स्वभाव कैसा था? क्योंकि वो देश के सबसे बड़े पद पर मौजूद थे, एक अधिकारी थे, और ऐसे में वो पहले से जो सरल स्वभाव था, उसके बाद अधिकारी बनने के बाद या जिम्मेदारी आने के बाद थोड़ा सख्त हो गए थे। किस तरीके से उनके साथ वक्त बिताया आपने? कुछ मोमेंट्स आपसे जानना चाहूंगा। सर, ऐसा हमको लगता है कि उनका जीवन केवल सेना के लिए ही बना था और सेना के बारे में वो सोचते थे, वही बात करते थे। और कभी भी उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंस सेना के अलावा किसी और को नहीं दिया। और हमने देखा कि इतना डेडिकेशन था उनके अंदर, जब हम बहुत ताजुब कर रहे हैं, बहुत हमें घोर दुख है
ये जान करके, ये हादसा सुन करके कि अपने देश के साथ में क्या हुआ और बहुत बहुत बड़ा लॉस हुआ अपने देश का। बिल्कुल सही कहा है यशवर्धन सिंह जी। आपकी बात आखिरी बार कब हुई थी अपनी बहन से और सीडीएस साहब से? जनरल रावत साहब से हमारी बात 10 दिन पहले हुई थी। उन्होंने हालांकि हमको प्रॉमिस किया था कि जनवरी 2022 में वो अपने ससुराल यानी कि जिला शहडोल मध्य प्रदेश आएंगे, और उन्होंने कहा था इस बार हम पक्का आएंगे, और 2012 से वो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इस बार हमको प्रॉमिस किया था आने के लिए। जी। और अपनी बहन से आपकी बात कब हुई थी और क्या बात उस वक्त साझा हुई थी? क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें हर छोटी बड़ी बात या हर सुख दुख भाई से बहन शेयर करती है और हर बात बताती है, बहुत करीब होता है एक बहन के भाई। हमारी बहन से बात हमारी कल ही हुई थी, कल दोपहर में हुई थी, और हम लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, पूरी बात बताते हैं। हमारी बेटी चूंकि अभी लौट के आई है पेरू से वर्ल्ड चैंपियनशिप से, तो वो पूरा उसको मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी रखती हैं और बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, जीआईडी भी दिखाते हैं और बहन भी दिखाती हैं हमारी बेटी के बारे में। तो कल वो पूरा हमसे उन्होंने फीडबैक लिया, कैसे हो, क्या है, क्या कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, उन्होंने पूरा हमसे पूरी जानकारी कल ही लिया। जी यशवर्धन जी, जिस तरीके से ये खबर मिलने के बाद आप सुना है कि दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, दिल्ली में उनके परिवार में कौन रवाना सर अभी नहीं हुए हैं। हमारे लिए सेना ने स्पेशल हवाई जहाज का इंतजाम किया है। सेना का हवाई जहाज आधे घंटे में एयरपोर्ट में आ जाएगा और हम बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हम बस एयरपोर्ट के पास में ही हैं और सेना का हवाई जहाज से ही हमको दिल्ली आना है। जी बिल्कुल यशवर्धन जी, जिस तरह से शादी के लेके 85 में कहा जा रहा है कि शादी हुई थी, उस वक्त से लेके अब तक जो कहा जाता है कि सीडीएस साहब बहुत, अभी आपने बताया, सेना के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। कभी ऐसा हुआ कोई ट्रिप साथ में आपने गुजारी हो या वक्त 1-1.5 महीने का गुजारा हो साथ में, और उनके रहने सहने का या सेना में जिस तरह से वो रहते थे या उनका टशन जिस तरीके से था, कहा जा रहा बहुत दबंग व्यक्तित्व के थे वो? हुजूर बहुत पहले की बात है, 1985-86 में जब उनकी शादी 86 में हुई थी, 88 में हम उनके साथ में पहली बार हमने ट्रैवल किया था और गाड़ी ड्राइव की थी। शहडोल से दिल्ली गए थे, दिल्ली से देहरादून और वहाँ से मसूरी गए थे। तो मसूरी में उन्होंने हमारी फोटो ली थी, उन्होंने क्लिक किया था, उसी फोटो को दिखा करके हमारी शादी भी हुई है। तो आप ये कह लें कि हमारी मेमोरीज इतनी ज़्यादा हैं और वो ट्रिप इतना अच्छा था उनके साथ में हमारा। और जब जिया जी अकेले में रहते थे तब वो हमसे खूब बात करते थे, अदरवाइज नेचर वाइज बहुत सीरियस रहते थे और ज़्यादा कभी किसी से बात नहीं करते थे। बिल्कुल यशवर्धन जी, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत कीमती है आपका और ऐसे में आप जा रहे हैं, जाहिर है मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें उठ रही होंगी और बहुत सारे अंदर से ऐसा गम का गुबार भी होगा जो आप शायद ऑन कॉल तो नहीं दिखा रहे हैं, पर अंदर से मैं समझ सकता हूँ। और ऐसे में उनके घर पर, उनके परिवार में और कौन कौन मौजूद है इस वक्त सीडीएस साहब के, जहाँ दिल्ली में ही पूरा परिवार रहता है? जी, हमारी बहन के 2 ही बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है बॉम्बे में, उनसे अभी हमारी बात हुई है तो वो आ रही हैं, बॉम्बे से आ जाएंगी, शाम को आ जाएंगी दिल्ली। और छोटी वाली जो बेटी है वो वही है, उनके साथ रहा करती थी घर में, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। हमने बताया कि हम आ रहे हैं। फिर सेना का बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ और सेना की फ्लाइट आ रही है, हमको लेने आ रही है। आई थिंक वो दिल्ली से आएंगे यहाँ भोपाल और हमको लेकर के आज रात को जाएंगे वो दिल्ली। जी हर्षवर्धन जी, हम लोगों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि सेना का मामला है, ऐसे में वो जानकारी नहीं दी गई है। आप तक शायद ये पहुंची हो कि हर कोई जानना चाहता है, भारत का एक एक शख्स, बच्चा जानना चाहता है सीडीएस साहब अब उस वक्त उनकी हालत कैसी है, थोड़ी सी भी कोई जानकारी मिले कि हाँ अब उस वक्त है या फिर अस्पताल में इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने कहा कि वो हाँ क्रिटिकल कंडीशन से बाहर हैं या चोट ज़्यादा आई है, कुछ थोड़ा सा भी अगर आप दे पाएँ तो जनता को बड़ा सुकून मिलेगा। हम लोगों को भी किसी भी तरह की ऑथेंटिक जानकारी ये लोग नहीं दे रहे हैं और सब कुछ अभी इन्होंने कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया। हमने जब इनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको आना है दिल्ली और हमारी माँ को भी आना है दिल्ली। तो माँ रहती हैं शहडोल में, उनके लिए कल अरेंजमेंट हो जाएगा, तो कल वो जाएंगी शहडोल से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएंगी फ्लाइट में। इसके बाद उन्होंने हमको कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं दिया।
ठीक है, मतलब कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की है कि बस ये कहा कि आ जाइए आप, उसके बाद ही बात करते हैं। ठीक है यशवर्धन जी, बहुत तमाम जानकारी आपने साझा की। और एक लास्ट सवाल आपसे यही है, उसके बाद आप जा सकते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सीडीएस साहब और सभी कुछ जो खबरें आई हैं वो भी सत्य ना हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, और सभी लोग सुरक्षित हों और सही सलामत हों। यशवर्धन जी, अब जिस तरीके से सीडीएस साहब सही सलामत रहते हैं और उसके बाद उनसे आप जब अगर मिलेंगे तो क्या फिर से आने के लिए कहेंगे कि एक बार जो आपने प्रॉमिस किया था वो निभाएं और शहडोल आएं? मानवर, हमारा तो ये मानना है कि सीडीएस साहब ने कभी भी किसी भी बात का कोई इनकार नहीं किया, और हम तो उनकी जबान के पक्का बात को मानते हैं। उन्होंने जो भी कहा आज तक, वो कभी उन्होंने उसको खत्म नहीं होने दिया। मतलब वो उन्होंने साबित किया कि उन्होंने जो भी कहा है और उसको करके दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने अगर हमको प्रॉमिस किया था तो हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं धोखा हुआ है या कुछ हो रहा है। और जीजा जी की इतनी बड़ी बात कैसे वो उन्होंने कही और कट रही है, ये तो बहुत दुख का विषय और बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। जी यशवर्धन जी, बिल्कुल जो आपने जानकारी हमें बताई और जो पल साझा किए वो वाकई बहुत अमूल्य हैं। और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि वो सकुशल हों और सही सलामत हो, जल्दी से ठीक भी हो जाएं। ये तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर ये तस्वीर है, आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें घायल हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर सीडीएस साहब की है जिसमें वो घायल दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल। ये तस्वीर आप स्वराज एक्सप्रेस पर ये देख सकते हैं कि कहा जा रहा था कि कैसे हैं, सही सलामत हैं कि नहीं है। आप उन्हें देख सकते हैं इस तस्वीर में कि वो घायल हैं लेकिन सही सलामत हैं। ये तस्वीर बयां करती है उस पल को कि सीडीएस साहब, पूरी देश की जनता जानना चाहती थी कि आखिर वो कैसे हैं। सेना भी कुछ बता नहीं रही थी, कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा था, लेकिन ये तस्वीर बयां करती है कि सीडीएस साहब सही सलामत है, लेकिन हाँ घायल हैं और उम्मीद है कि वो दोबारा लौटेंगे और सही सलामत लौटेंगे। ये सीधी तस्वीर है, स्वराज एक्सप्रेस पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। घायल अवस्था में हैं सीडीएस साहब, लेकिन उन्हें जो स्थानीय पुलिस है रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। ये तस्वीर निकल कर आई है स्वराज एक्सप्रेस पर, आप देख सकते हैं। ये सीडी